अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मुल्क में एक अरसे तक कन्फ्यूजन के बाद मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मुतहरिक होने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ अचानक नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बयानात सामने आना शुरू हो गए तो वहीं हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। मगर इस बार सड़कों पर एहतजाज या इदारों से महाजराई करने की बजाय हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को तनकीद का निशाना बनाकर दबाव बढ़ाया जा रहा है और इस पूरे सियासी मंजरनामे को शहबाज शरीफ लीड करते नजर आ रहे हैं। बरतानिया में शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स की बहाली के बाद हुकूमत और नून लीग आमने सामने है। जहां नून लीग बरतानवी अदालत के फैसले को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान में अपने खिलाफ बनने वाले केसेस को इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है, तो वहीं हुकूमत अदालतों से ये तवक्को कर रही है कि वो जल्द शरीफ खानदान के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगी। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत को लगता है कि पाकिस्तान में शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस इतने मजबूत हैं कि इन्हें यकीनी तौर पर सज़ा होगी। मगर नून लीग बरतानवी अदालत के फैसले का सहारा लेकर ये उम्मीद बांधे बैठी है कि पाकिस्तान की अदालतों से पार्टी क़यादत को रिलीफ मिलेगा। आज इस हवाले से खुद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ दस्तावेजात लहराई और दावा किया कि बरतानिया में उनके खिलाफ भी तहकीकात हुई और उन्हें बरतानिया से क्लीन चिट मिली है। लंदन के फैसले के बाद ये हमारे इदारों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। पूरी कौम ने देख लिया, अगर बरतानिया में मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का पैसा, किकबैक कमीशन का, टिकट का पैसा हो और इन लाइन का होता, खुदा न खास्ता मेट्रोज का होता, लंदन की ये NCA हमें बख्श देती। अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फिक्रिया लंदन के फैसले के बाद। नायब न्याजी गठकोट तो छोड़ देना, वो तो एक फिक्स मैच है। FI तो उनका अपना घर का इदारा है। इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये बदनामी तो मेरी की, मुल्क को किस तरह बदनाम किया, पाकिस्तान को। अगर मेरी कब्र के जाने के बाद भी मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हो गई तो ऑलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी लाश निकाल कर वो आप खंभे पर लटका दें। इमरान खान को दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ और रात को वो बुड़बड़ा उठ पड़ते हैं कि तुम फिर आ गए मेरे पास। दिन में दफ्तर में जब आप उनको मिल जाते हैं मेरा जिक्र मेरा होता है, अगर मेरा जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान का बस चले अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमत का भी सख्त रद्दअमल सामने आया। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना था कि बरतानिया के केस में शहबाज शरीफ शामिल नहीं थे, उनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात हैं। हमारी अदालतों और इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो अवाम में अपना एतमाद बहाल रखें और इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। तो शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो पाकिस्तान में है। हमारी अदालतों को, हमारे जो इदारे हैं उनको ये बहुत अहम है कि वो अपना एतमाद अवाम के अंदर बहाल रखें और बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुकदमात हैं इनकी डे टू डे समाअत हो और इनको अपने जो मंतकी इंजाम है उस तक पहुँचाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिली है तो नवाज शरीफ को साथ लेकर पाकिस्तान आ जाए। देखें, सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। जहां नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की वतन वापसी का मुतालबा किया जा रहा है तो वहीं पहली मरतबा नून लीग की आला क़यादत की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी का इशारा दिया गया। आज मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो चाहती हैं नवाज शरीफ की वापसी दिसंबर से पहले हो। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलविदा भी किया और शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया है। इस पूरी सियासी सूरत हाल पर ही हम मज़ीद बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान में इदारों के लिए और यहाँ पर अदलिया के लिए भी। तो हुकूमत तो कह रही है कि जो कुछ लंदन में हुआ वहाँ की NCA की तहकीकात में, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त ज़ेर तफ्तीश ही नहीं थे, तो उसको वो अपनी कामयाबी कैसे करार दे सकते हैं? और वो भी इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान में उनके मुकदमात अभी चल रहे हैं, उनके फैसले होना बाकी है। देखें, झूठे और फ्रॉडी इंसान की जो है वो एक बुनियादी निशानी होती है
कि क्योंकि उसने झूठ बोलना होता है, हर वक्त झूठ बोलना होता है, हर चीज़ पे झूठ बोलना, हर रोज़ झूठ बोलना, तो इसलिए जो है वो हमेशा भूल जाता है कि आज से 10 दिन पहले मैंने कौन सा झूठ बोला था और आज मैं कौन सा जो है वो फ्रॉड करने जा रहा हूँ। हुकूमत का केस क्या था, ये उलझा रहे हैं लोगों को, ये लोगों को जो है वो अभाम पैदा करने के लिए चाहते हैं, लोगों को समझ ना आए। इनका बुनियादी तौर पे ये केस था कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि 10 साल उन्होंने खिदमत की है पंजाब सूबे की एक वज़ीर आला की हैसियत से नहीं बल्कि खादम की हैसियत से, तो इनका ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने यहाँ पे करप्शन, किकबैक्स और कमीशंस लिए। यहाँ पे जो तरक्याती काम हुए, जो यहाँ पे बिजली के कारखाने लगे, जो यहाँ पे जो है वो मेट्रोज़ बनी, जो मोटरवेज़ बनी, और वो पैसे इन्होंने बाहर भेजे, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी एक इलिसिट मनी जो है यहाँ पे पहले वो उसको क्रिएट किया गया, उसे हासिल किया गया, उसके बाद उसे बाहर भेजा गया और बाहर से जो है वो फिर अपनी फैमिली के अकाउंट्स में जो है वो मंगवाया गया। यानी मनी लॉन्ड्रिंग तो तब भी बनती है ना कि जब एक मुल्क से पैसा दूसरे मुल्क जाए। अब इन्होंने वहाँ बरतानिया में और यूएई में ये साबित करना था कि ये पैसा जो है वो पहले पाकिस्तान से यहाँ आया, मनी लॉन्डर हुआ, और उसके बाद फिर जो है वहाँ से रिटर्न हो के जो है वो उस फैमिली के अकाउंट्स में गया। यानी इन्होंने इस तरह से वो पैसा जो है वो वापस हासिल किया। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहाँ पे जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, जिसकी वर्ल्ड वाइड जो क्रेडिबिलिटी है और उनके पास वर्ल्ड वाइड सोर्सेज हैं कि वो पूरी दुनिया के मुल्क, एजेंसीज़, बैंक्स उनके साथ तावन करते हैं, और वो एक धेला भी जो है वो किसी जगह पे जो है वो मनी लॉन्डर हुआ हो या प्रोसीड ऑफ क्राइम हो या प्रोसीड ऑफ करप्शन हो तो उसको वो ढूंढ निकालते हैं। ये इन्होंने वहाँ पे जाके ये अपना केस पेश किया कि जी ये वहाँ पे हुक्मरान थे, इन्होंने इस तरह से वहाँ पे इलिसिट मनी इन्होंने जो है वो प्रोसीड ऑफ करप्शन बाहर भिजवाई है आपके मुल्क में, वहाँ से फिर जो है वो इस तरह से जो है वो वापस लेके गए हैं। इसके ऊपर उन्होंने कोई जो है वो 20-21 माह तहकीक की है और 20 साल वो बैक गए हैं। हालांकि वो कानून के मुताबिक 6 साल जो है वो जा सकते हैं। पहले उन्होंने बाकायदा इनकी तरफ से जो सबूत पेश किए गए, जो इन्होंने उनको ख़त लिखे, जो इन्होंने उनको कहा कि जनाब ये हमारे मुल्क में ये क्राइम हुआ है और फलां साहब ने किया है क्योंकि ये बरसे इक़्तिदार थे और इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो हैं, इन्होंने भेजा, उन्होंने तहकीक की, 20 साल पीछे तक गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताएंगे ये कैसे कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा केस नहीं था, आपका केस ये था, आप बहुत पुरएतमाद है कि हो गया। आपकी जमात बहुत पुरएतमाद है कि बड़ी कामयाबी है शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की। राना साहब, अब सियासी महाज पर आते पाकिस्तान के, एक तो आपकी जमात दावा करती है कि उसकी जंग है सियासी तहरीक इंसाफ के साथ, जिस पर तहरीक इंसाफ कहती है कि उसको इससे फ़र्क ही नहीं को पड़ता क्योंकि पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें तो दमखम मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो सियासी जंग है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है पिछले कई बरस से, जिसकी तस्दीक आपके जमात के कई रहनुमा कर चुके हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून यहाँ से शुरू हुई 2018 में कि वो इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं करती, इस नई हुकूमत को एक दिन भी ठहरने नहीं देगी, जल्द से जुलूसों में इंतहाई जारहाना रवैया अपनाया जाता है एक बयानिए के तहत, जबकि दूसरे बयानिए के तहत वो माहौल बनता है कि शहबाज शरीफ साहब उससे पहले ट्रैफिक में रह जाते हैं, अपने पार्टी के लीडर को एयरपोर्ट लेने तक भी नहीं पहुंच पाते। तो क्या अब आज की जो सियासी हिकमत अमली है और अब जो बयानात सामने आए हैं और शहबाज शरीफ साहब लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने आपको, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ साहिबा को कायल कर लिया है कि उनका बयानिया ही सही है और उसी के तरीके से आगे बढ़ना है सियासी महाज पर पाकिस्तान में? देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि PMLN के पार्लिमानी लीडर या कायद जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं। बयानिया जो है, पॉलिसी जो होती है वो पार्टी लीडर की होती है
और पार्टी लीडर जो है वो किसी भी पॉलिसी नतीजे पे पहुंचने से पहले पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा करते हैं। और ये कभी हो नहीं सकता कि सभी का एक ही मशवरा हो, सभी की एक ही राय हो। राय में ज़रूर इख्तलाफ होता है और ये होना चाहिए। राय का इख्तलाफ ही जो है वो एक सियासी जमात का जो है वो हुस्न है। और जब पार्टी फ़ैसला कर ले तो फिर सबको उसके ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब भी पार्टी में उन्होंने अपनी राय दी, उनकी राय के बरक्स अगर फ़ैसला हुआ तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने उसी शद्दोमत से उसके ऊपर अमल किया जैसे वो उनकी अपनी राय थी। मामला ये है कि हमारा जो बुनियादी तौर पे सिविलियन बालादस्ती का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का, इंसाफ का, वोट की इज़्ज़त का, कि अवाम के फ़ैसले को जो है वो तस्लीम किया जाए और ना कि उसे तब्दील किया जाए, ये जो हमारा बयानिया है, आप मुझे ये बताएं कि इससे कोई इनकार कर सकता है? कोई ये कह सकता है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए? कोई ये कह सकता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए? कोई ये कह सकता है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। साहब, अब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर मफामत से हमारे मकासद हासिल होंगे, उसी के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मफामत से हमारे मकासद हासिल होते हैं तो मफामत करेंगे, और अगर मज़ामत से होते हैं तो मज़ामत से करेंगे, तो अब मफामत की पॉलिसी नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा ने अपना ली है। ये 3 साल में पता लग गया है मुस्लिम लीग नून को अब ये पार्टी पॉलिसी होगी कि अगले इंतखाबात पे नज़र होगी? नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर ये मैंने अपने बयानिए से मुतल्लक जितनी बातें की हैं, आप मुझे बताएं कि अगर ये मकसद जो है वो हमें हासिल होता है, कोई बाइज़्ज़त रास्ता निकलता है और वो क़ुव्वतें जो इसकी राह में रुकावट हैं वो रास्ता जो है वो छोड़ देती हैं, तो क्या हमने कोई कसम खाई हुई है कि हमने खामखाई जो है वो दीवार से टकराना है या हमने जो है वो झगड़ा करना है? हम तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम अपनी इस जद्दोजहद और अपने इस रास्ते और इस मंजिल के हसूल से पीछे हटेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम इसके लिए जो है वो जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस जद्दोजहद को, इस सियासी जद्दोजहद को, इस जमहूरी जद्दोजहद को आप अगर मुज़ामत का नाम देते हैं तो ये आपका चॉइस है। हमारी तो ये एक सियासी जद्दोजहद है। तो हमने कोई मसल्ला ग्रोहबंदी नहीं की, ठीक है, ये हम कोई मसल्ला जद्दोजहद नहीं कर रहा है। नहीं, हम मसल्ला की तो उठाने की बात नहीं कर रहे। की तो बात यहाँ हुई नहीं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं था कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं रहने देना। आप तो उस्मान बुज़दार साहब को भी नहीं हटा सके। फिर इस्तीफ़े देने का पार्लियामेंट से ये मौके पर फैसला किसका था जिस पर PDM में दरारें पड़ गई, पीपल्स पार्टी से रस्ते अलग हो गए? तो ये सब अगर नून लीग ने नहीं करना था तो फिर ऑपोजिशन में तकसीम पैदा करने का मकसद क्या था मुस्लिम लीग नून का? देखें, नहीं जुनेद साहब, ये बात इस तरह से नहीं है। PMLN का आज भी ये मौक़िफ़ है कि ये नाअहल और ये खलंडरा आवारागर्द टोला जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है। ये नालायक टीम जो बिठा दी गई है, इसने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर 170 पे चला गया और लोग कहते हैं कि ये 200 तक जाएगा। इन्होंने जो है वो कर्ज़े कोई 16 अरब के कर्ज़े जो हैं, 1600 अरब के कर्ज़े जो है जो इन्होंने 3 सालों में जो है वो ले लिए हैं। इन्होंने मुल्क को एक ऐसी जो है वो दलदल में फंसा रहे हैं कि शायद उससे निकलना मुमकिन हो। इसलिए हम तो अभी भी कहते हैं कि जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएँ, ठीक है, और आवाम को जो है वो फैसला करने का मौका दिया जाए। राना साहब, अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन टोले को जो है वो निकाला जाए। ये आपकी पार्टी के सदर ने ये नहीं कहा, उन्होंने 2023 के इंतखाबात की बात की, ये नहीं कहा कि फ्रेश इलेक्शन हो। ये बात चले, आपका मौके पर मुख्तलिफ आ गया। इलेक्शन 2023 में हो, 22 में, 21 में, वो तो फिर अपने टाइम पर होंगे ना। किसी हुकूमत को निकालने का जो सियासी तरीकाकार है, जो सियासी जद्दोजहद है, वो थ्रू इलेक्शन ही है ना। राना साहब, फिर वो वक्त पर होंगे ना, आपकी मर्जी पे तो नहीं होंगे इलेक्शन। सवाल ये है, अभी आपसे मिड टर्म इलेक्शन हो सकते, आप मौजूद हैं, हो सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इनके जो अलाइज हैं, इनकी अपनी तो अक्सरियत ही नहीं है। इनके जो 10 अलाइज है, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 2.5 मेंबर है, उनमें से 2 एक साइड पे हो जाए तो अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाएगा। चलें, अब वो तो मुस्लिम लीग नून की बातों से भी लग रहा है कि इलेक्शन अब अपने वक्त पर ही होगा। आपसे सवाल ये राना साहब आखिरी के, जब मरीम नवाज साहब कह रही है कि वो ये चाहती हैं कि दिसंबर से पहले नवाज शरीफ वतन वापस आ जाए, तो पार्टी में इसका फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान?
पार्टी ने ये फ़ैसला ऑलरेडी कर रखा है और इसके ऊपर दोबारा कोई गुफ्तगू या इसके ऊपर नज़रसानी नहीं हुई कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत है उसके पेश नज़र वो अपना जो उनका ऑपरेशन है जो कोविड की वजह से नहीं हो सका अभी तक और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो ऑपरेट करवाएं। उसके बाद अपनी सेहत जो है वो जब उनको डॉक्टर्स उनको फ़िट डिक्लेयर करें और वो वापस सफ़र कर सकते हों तो वो ज़रूर आएँ। और हमारी ये ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आएँ, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उनकी सेहत और इलाज का मसला है उसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो वहाँ रह के भी पार्टी को अपनी पूरी रहनुमाई से, गाइडेंस से जो है वो नवाज रहे हैं। इसलिए हमें उनकी सेहत को जो है उसकी ज़्यादा फिक्र है। जब वो सेहतमंद हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार न दिया जाए, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए, मगर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा और कहा कि अफगानिस्तान पर कांग्रेस के हालिया इजलास की कार्रवाइयाँ देखने के बाद वो हैरान हैं कि इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बतौर इत्तेहादी पाकिस्तान की कुर्बानियों का कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अमेरिका के नुकसान का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। अब 22 अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर्स ने एक बिल जमा करवाया है जिसमें तालिबान पर दहशतगर्दी, मनशियात की स्मगलिंग और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। साथ ही कहा गया है कि तालिबान को मदद फराहम करने वाले, जिनमें गैर मुल्की हुकूमतें भी शामिल हैं, उन पर भी पाबंदी आयद की जाए। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत से कहा गया है कि तालिबान के किसी नुमाइंदे को अमरीका में अफगानिस्तान के सफ़ीर के तौर पर या अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम न किया जाए और अफगानिस्तान की गैर इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ। बिल में मुतालबा किया गया है कि अमरीकी हुकाम इस बात का जायज़ा लेंगे कि 2001 से 2020 के दौरान पाकिस्तान समेत तालिबान की मदद करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासर का किरदार क्या था, और इसमें तालिबान को महफूज पनागाहें, माली और इंटेलिजेंस मदद, तिब्बी साजो सामान, तरबियत और तकनीकी या स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का मामला भी शामिल हो। इसके अलावा बिल में मुतालबा किया गया है कि इस बात का भी जायज़ा लिया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासर की 2021 में तालिबान को कितनी मदद हासिल रही, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसके अलावा बिल में मजीद मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासर का जायज़ा लिया जाए जिन्होंने पंशेर की वादी में मज़ाहमत के खिलाफ तालिबान की कार्रवाइयों में मदद की। अमरीकी सेनेटर्स के इस बिल पर पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने सख्त रद्दअमल दिया, दफ्तर ख़ारजा का बयान सामने आया। हम बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। तकरीबन एक हफ़्ता पहले आपकी मुलाकात होती है 1-on-1 अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हैं, फिर वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार में अपनी राय का इजहार करते हैं, जिसमें वे वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जंग के नताइज का मोर्द इल्ज़ाम न ठहराया जाए। ये सब कुछ होने के बाद 22 अमरीकी सेनेटर्स अब ये बिल पेश कर रहे हैं कि तालिबान की हिमायत और इनका साथ देने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जाए और अफ़गानिस्तान की मदद के हवाले से पाकिस्तान के किरदार का भी जायज़ा लेने का वो कह रहे हैं। तो क्या ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही कि इस तरह का एक बयानिया बन रहा है अमरीका मुखालिफ, और उसके बाद अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ये काफ़ी संगीन सूरत हाल लग रही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया है। उन्होंने जो आज अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसकी वजूहात बताई हैं कि ये रातों रात तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई, इसकी एक तारीख है, उसका एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र का उनने जिक्र किया, अपने ऑपेड में भी किया, और उनने अक़वाम मुत्तहिदा से जब वो मुखातिब हुए जनरल असम्बली के इजलास से, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली, और वो ज़रूरी थी क्योंकि लोगों को इल्म हो कि पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है, और पाकिस्तान ने जब मगरिब के साथ ताउन किया तो उसकी कीमत पाकिस्तान को कितनी उठानी पड़ी, जानी भी और माली भी। 80,000 कैजुअल्टीज हुई, 100 अरब डॉलर से ज्यादा हमें माली नुकसान हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो ताउन किया है, चाहे अलकायदा को शिकस्त देने में या कमजोर करने में, उनकी कमर तोड़ने में,
उनके लोगों को एप्रीहेंड करने में, या पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में, या इन खला जो है जिसकी ज़रूरत थी उसके सेफ पैसेज में जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, और आइंदा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंसेंसस उभरता दिखाई दे रहा है, उसमें जो पाकिस्तान ने मुस्बत इशारे दिए हैं, उस सब पर एक तायराना नजर डाली जाए तो पाकिस्तान का एक खाका सामने आता है। अब ये ज़हन में रख लीजिए कि इस वक्त अमेरिका एक सत्ते के आलम में है। वो हैरान है कि 20 साल के जो उनके वसाइल थे, टेक्नोलॉजी थी, जो ट्रेनिंग थी, इक्विपमेंट था, वो धरे का धरा रह गया और इसका उन्हें यकीन नहीं आ रहा। हम पाकिस्तान वाले जब कहते थे, हमारी क़यादत जब कहती थी कि जो साबका हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसके बारे में आपने बहुत सी तक़वात बांध रखी हैं, हकीकत में वो हुकूमत खोखली है, उसको अवाम की पजीराई नहीं है, उसके अंदर इंतशार है, उनके अंदर ग्रुप बंदी है, उनके अंदर जो माली बेज़ाब्तों की एक लंबी कहानी है, और नाकिस गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, तो उसको अहमियत नहीं दी जाती थी। जब हम कहते थे कि आपने इनखला करना है, जरूर कीजिए, लेकिन उसको ऑर्डरली अंदाज में कीजिए, तो उसको मैं समझता हूं अगर अहमियत दी जाती तो आज जिन मुश्किलात से अफगानिस्तान दो चार है ना होता। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है और हम करते रहेंगे। नुक्ता चीनी देखिए, दाखिली सियासत भी है, मत भूलिए कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वहाँ कांग्रेस में मुखालिफिन भी बैठे हैं, और वो इसको एक गनीमत जानते हुए, एक जिसे कहते हैं ना, अपना सियासी तौर पर भी उनको दबाव में लाना चाहते हैं। उनको तशवीश भी होगी, यकीनन होगी, वो मालूमात भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को दबाव में लाने का मकसद भी उनका है। उनका ज्यादा जोर जो है वो अफगानिस्तान पर है, लेकिन इशारतन पाकिस्तान को भी जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो है रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मूव किया है। देखते हैं कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से इसको सपोर्ट हासिल होती है नहीं होती। शाह महमूद साहब, ये बात भी वाज़ेह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई बहुत फिदा नहीं है पाकिस्तान पर, और सर्द महरी तो पाई जाती है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर आज़म इमरान खान का बाज़ाब्ता राबता नहीं हो सका है अब तक। इसके ऊपर बहुत इंटरव्यूज़ में बात भी हुई। साथ ही मगरबी मीडिया में तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला को उसकी मुकम्मल शिकस्त से ताबीर कर रहा है, और फिर अफ़गानिस्तान में जो इंसानी मदद की बजाय अफ़गानिस्तान में तालिबान की हिमायत का मुतालबा कर रहा है पूरी दुनिया से, और बड़ी ही ज़्यादा वाज़े तौर पर अपनी भी हिमायत का यकीन तालिबान को दिला रहा है। तो इससे जो एक मनफी तासुर उभर रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा? पहली बात तो है, कुछ कुव्वतें होंगी जो पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहती होंगी, बिल्कुल हैं, हमें उनका इल्म है, जो ये तासुर देना चाहती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका के साथ हर स्टेज पर, हर मौके पर तावन किया है। अगर अफगान हुकूमत, अशरफ गनी की हुकूमत मुकाबला नहीं कर पाई, हथियार फेंक दिए, वहां से उनने वो फरार हो गए, तो इसमें पाकिस्तान की जिम्मेदारी कैसे बनती है? हाँ, हिंदुस्तान चाहेगा, कुछ और लोग चाहेंगे कि सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम वो पहले भी करते रहे हैं। लेकिन शाह महमूद साहब, ये जो अमरीकी सेनेटर्स की तरफ से बिल है, चाहे वो हुकूमती सेनेटर्स नहीं है, चाहे वो रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तशवीश की बात तो है। तशवीश की बात नहीं होती तो वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी पर उस पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती। आप इस वाक़े के बाद क्या बात करेंगे? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करेंगे अमेरिका के क्या? देखिए, मेरी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में यही तय हुआ कि हमें मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन वहाँ इवॉल्व कर रही है, सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है,
बहुत सी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है और उनको समझकर एक बेहतर हिकमत अमली अपनाने की, नए हकायक को तस्लीम करते हुए एक नई मुनासिब हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। चुनाचे हमने राब्ते में रहने का फैसला किया और ये भी तय हुआ कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका से एक अहम शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेगी और मजीद जहां से हमने जहां तक पहुंचाई है उसको लेकर आगे चलेंगे। काउंटर टेररिज्म है, उसमें हमने किस तरह मिलकर काम करना है, जो सेफ पैसेज है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो पहुंचानी है उसमें पाकिस्तान क्या करामत रोल प्ले कर सकता है। ये सब चीजें हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, जो और हमसाए हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ कैसे बर्ताव करना है। पाकिस्तान के अलावा और भी तो दीगर ममालिक हैं जिनको अफगानिस्तान में दिलचस्पी है। ईरान है, ताजिकिस्तान है, चीन है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सब के साथ मशावरत कर रहा है। पाकिस्तान कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलहदा होके नहीं बैठा। पाकिस्तान एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के जरिए आगे बढ़ना चाह रहा है और उसको समझने की भी जरूरत है। हाँ, ये और बात है कि हमारे मुखालिफिन हैं, उनके प्रोपेगेंडा में अगर हम बह जाएंगे और हमारे अपने लोग बह जाएंगे तो इस पर हमें मोहतात रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। कह रहे थे शाह महमूद के अमेरिका की तरफ से कांग्रेस में आने वाला बिल रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से है, जो कि बाइडन इंतज़ामिया की मुखालिफत में भी ऐसा इकदाम कर रहे होंगे, लेकिन तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान में इस पर। जो कुछ कहा गया है उस बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान से मुताल्लिक, और इस तशवीश के असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 22 अमरीकी सेनेटर्स के कांग्रेस में बिल के असरात आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी दिखाई दिए। गैर यकीनी की सूरत हाल रही। अमरीकी सेनेटर्स की पुराने बयानात की खबरें भी फैल गईं, जिसकी वजह से मार्केट में अफरा तफरी आ गई। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1368 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की कम तरीन सतह 43,973 रही, मगर 100 इंडेक्स 908 पॉइंट्स कम होकर 44,366 पर बंद हुआ। इस हवाले से स्टॉक मार्केट जराए का दावा है कि अमरीकी सेनेटर्स के बिल और इस पर वफाकी वजीर शीर मज़ारी के रद्दअमल की वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल थी। मगर इस दौरान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में अमरीकी सेनेटर्स के पुराने बयानात की खबरें भी शेयर की गई, जिसमें अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात की थी। इस मामले की तहकीकात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन भी अब कर रहा है। बात करेंगे इसी सारी सूरत हाल पर माशी तज्ज़ियाकार माहिर मईशत खुरम शहजाद से। खुरम साहब, किस तरह से असरअंदाज हुई अमरीकी सेनेटर्स से मुताल्लिक ये खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर? आई थिंक जुनेद अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप देखें तो बहुत अच्छा सेंटीमेंट ऑफ कोर्स नहीं था, और एक दिन पहले ही ये खबरें फैलना शुरू हो गई थी। और जो है, एक तो खबर आपने खुद बिल्कुल सही कहा कि पुरानी है, और एक जो है वो बिल मूव करने की अब वो प्रेजेंट कर दिया गया है, तो ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट होता है। और रिपब्लिकन्स जो हैं क्योंकि अपोजिशन में हैं तो नेचुरली वो इस चीज़ को जो है अब आड़े हाथों ले रहे हैं, और उस पर पाकिस्तान का जिक्र भी है। एक तो ये इम्पैक्ट ऑफ कोर्स है, और अब बहुत ज़्यादा एक उसको जो प्रोनाउंस्ड वो हुई है खबर, तो एक तो ये बड़ा इम्पैक्ट रहा है। 1300 पॉइंट जो मार्केट गई, फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई, आपने देखा थोड़ा सा रिकवरी आई, और तकरीबन 700-800 पे पॉइंट पे मार्केट जो है वो नेगेटिव आ गई थी। तो एक तो सेंटिमेंट ऑलरेडी जुनेद नेगेटिव चल रहा है, ऑलरेडी प्रेशर में है मार्केट, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो नेचुरली प्ले कर रहा है और इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रहा है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब होने की सूरत में ना आए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो करेंसी मार्केट है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है अब फील हो रहा है, क्योंकि 170 रुपये का डॉलर जो है उससे भी क्रॉस कर गया है। तो वो एक इम्पैक्ट भी है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा बढ़ रहा है और डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एक करेंसी का इम्पैक्ट, फिर जियोपॉलिटिकल जो है वो इशू नेचुरली ये वाला, और फिर उसके साथ साथ मैक्रो स्टोरी आपकी जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आना कि आगे IMF का रिव्यू है। तो खुरम साहब, रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम नहीं आ सका तमाम तर कोशिशों के बावजूद, और अब स्टॉक मार्केट का नीचे जाना, तो ये मजीद तशवीश की बात हो सकती है आगे?
बिल्कुल देखें, जो है ये पिछले कोई एक तो स्टॉक मार्केट की हमने बात की 3 महीने से जो है उसका सेंटिमेंट बहुत बेहतर नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर आई है कॉर्पोरेट सेक्टर की, लेकिन ये जो इश्यूज हैं जियोपॉलिटिकल और मैक्रो लेवल के, इनका इशू एक तो बनता नजर आ रहा है। और दूसरा IMF रिव्यू की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नजरें हैं इस वक्त, क्योंकि एक तरफ हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट करने की जरूरत है, थोड़ा डिप्लोमेसी जो है हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है हमें उसको इनकलकेट करने की जरूरत है अपनी जो है स्ट्रैटेजी के अंदर, क्योंकि हमारी अलाइनमेंट इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि एक तरफ हम US को जो है सॉर्ट ऑफ हेड ऑन ले रहे हैं अफगानिस्तान वाली सिचुएशन पे, ऑन दी अदर हैंड हम IMF का भी वेट कर रहे हैं कि जी IMF हमें ऑन बोर्ड दोबारा ले और ताकि हमारी जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो खुलना शुरू हो। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से करेंसी पे भी इम्पैक्ट साथ साथ आ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी अपनी जगह हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तवानाई से लेकर यानी कि एनर्जी कॉस्ट प्राइसेस से लेकर यानी कि जो ऑयल है वो तकरीबन $80 पे पहुंच गया है, उसके साथ साथ आपके LNG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और फूड की भी। तो ये सारा इम्पैक्ट मिलके जो है आपको करेंसी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, और अफगानिस्तान का ऑफकोर्स जो यहाँ से आउटफ्लो होना एडिशनल प्रेशर जो है वो भी करेंसी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारे रीजंस मिला के आपकी मैक्रो और इन्वेस्टर की जो सेंटिमेंट है उसको जो है वो हर्ट कर रहे हैं। बट होपफुली IMF के रिव्यू के लिए कुछ तैयारी गवर्नमेंट ने की है, जिसमें कुछ जो है टैक्सेस का जो है लगाना है, जो नॉन फाइलर को जो है वो आड़े हाथों लेना है, प्लस जो है साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस शायद थोड़ी सी बढ़ा दी जाएं, और आपके एनर्जी के इश्यूज अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन टैक्सेस का बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाना और साथ साथ करेंसी को मार्केट पे छोड़ना ताकि जो है नेचुरली इंपोर्ट न्यूट्रलाइज हो, तो ये शायद IMF रिव्यू में हमें मदद देगा और थोड़ी सिचुएशन फिर होती हुई बेहतर नजर आएगी। शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी आपके प्रोग्राम में।